दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, आज फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हो चुका है और लगभग यूपी बोर्ड के सभी पेपर आज समाप्त हो गए हैं। तो आज हम फिजिक्स पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे। तो पेपर थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमने वीडियो बनाई थी उससे पेपर नहीं आया है। पेपर लगभग सभी वहीं से आया है। तो जो मैंने कहा था वो सभी पेपर में आया हुआ है। जिस चैप्टर से जो कहा था वो सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा पेपर और विद सॉल्यूशन। मैं सभी क्वेश्चन आपको बताते हुए चलूँगा, फिर आप उसे चेक कर सकते हैं कि आपने ऐसा लिखा है। अगर लिखा है तो आपके नंबर वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पेपर के 2 सेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए देखिए, पहले ये पेपर देख लीजिए। ठीक है, इसका सेट का नाम है 340 DW है। ठीक है, 2026 का भौतिक विज्ञान का पेपर है ये। तो चलिए देखते हैं इसमें आए हुए क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 इलेक्ट्रॉन वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं। इनके बीच लगने वाले बल गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल क्रम से F1/F2 हैं। यदि इलेक्ट्रॉनों के मध्य माध्यम का परावैद्युतांक अनंत हो जाए तब इसमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं 4। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका फॉर्मूला है F = G m1 m2 और अपॉन r², है ना। इस पर कहीं भी माध्यम का परावैद्युतांक नहीं आया है, इसका मतलब ये K पर डिपेंड नहीं करता है। और दूसरी बात, जो वैद्युत बल होता है वो फॉर्मूला होता है F = 1/4πε0K। यानी जो एक K है ये व्युत्क्रमानुपाती है इसके। अगर K का मान बढ़ाएंगे तो F का मान कम होता चला जाएगा। तो उसने क्या कहा है सवाल में कहा है परावैद्युतांक अनंत हो जाए। अब क्योंकि जो F1 है वो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो तो परिवर्तित होगा नहीं क्योंकि वो K पर डिपेंड करता नहीं है, तो ये तो अपरिवर्तित रहेगा। अब क्योंकि K का मान अनंत हो गया तो जो F2 है तो 1/∞ यानी 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जिसने भी एक पेपर किया है आंसर इसका सेकंड सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है, ये मैंने आपको कराया है भी है। जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था, जो संतृप्त धारा का मान होता है वो निरोधी विभव या एनोड विभव। देखिए, जो विभव है इसे एनोड विभव भी कह सकते हैं या निरोधी विभव भी कह सकते हैं, इसी पर डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संकीर्ण इलेक्ट्रॉन पुंज एक ही स्थान पर आरोपित 4 × 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर के वैद्युत क्षेत्र 2 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबक क्षेत्र में बिना किसी विचलन के निकल जाती है, तो इलेक्ट्रॉन पुंज की गति होगी। तो देखिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है V = E/B। ठीक है, गतिमान आवेश एवं चुंबक क्षेत्र का ये न्यूमेरिकल है। तो E की वैल्यू हमें दी हुई है 4 × 10⁻⁴ और B की वैल्यू है 2 × 10⁻³ माइनस है, इसे ऊपर ले जाइए 7 हो जाएंगे और 2 दूनी 4। तो कितने बार डिवाइड होगा? 2 × 10⁻⁷। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? देखिए, 2 × 10⁻⁷ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर कह दिया है, इसमें 2 प्रतिरोध दे रखे हैं 10 ओम और 15 ओम। ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, संयोजन को बैटरी के V वोल्ट से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो अब इसमें 4 ऑप्शन दिए और उसने कहा सही कथन चयन कीजिए। तो 10 ओम का प्रतिरोध में धारा का मान 15 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा से कम होगी। तो देखिए, हमारे पास धारा का फॉर्मूला होता है I = V/R। अब R की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो I का मान कम होगा। अब I बराबर जो 10 ओम है, चलो V जितना भी हो, R की वैल्यू अगर 10 होगी तो इसे I1 मान लीजिए, है ना। ठीक है, तो I1 की वैल्यू होगी V/10 और दूसरी कितनी हो जाएगी? V/15। तो V/15 और V/10, तो जिसकी वैल्यू नीचे ज़्यादा बड़ी है वो उसका मान कम होगा। यानी 15 ओम के प्रतिरोध में धारा कम होगी और 10 ओम के प्रतिरोध में ज़्यादा होगी। तो पहला ऑप्शन तो ठीक है नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया जिसने भी लगा रखा है। सेकंड ऑप्शन है, दोनों प्रतिरोधों में धारा समान होगी। तो जब प्रतिरोध समानता क्रम में है तो धारा समान नहीं होगी, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। दोनों प्रतिरोधों में विभव पतन भिन्न भिन्न होगा, तो ये भी गलत है क्योंकि समानता क्रम में विभव पतन समान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दोनों प्रतिरोधों में विभव पतन समान होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है, परस्पर संपर्क में रखें, दोनों की फोकस दूरी F समान है, संयोजन का व्यवहार कैसा होगा? तो देखिए, अगर दोनों की फोकस दूरी तो बराबर हो गई तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो तो होती है पॉजिटिव और अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है नेगेटिव। ठीक है, तो मान लीजिए दोनों की समान है, इसकी भी 10 इसकी भी 10, तो संयोजन की तुल्य फोकस दूरी कितनी हुई? 0। तो जब 0 होगी, फोकस दूरी 0 होने का मतलब है जो संयोजन होगा वो एक समतल प्लेट जैसा हो जाएगा, जैसे कांच की एक समतल प्लेट हो ना। तो वो कोई लेंस रहेगा नहीं, ना अवतल ना उत्तल ना समतल उत्तल। समतल उत्तल में क्या होता है? पहला पृष्ठ समतल होगा, दूसरा उत्तल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, समतल प्लेट जैसा हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे फोकस दूरी, मतलब 1/10 करके जोड़ेंगे
तो 1/0 आएगी तो क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी इसकी फोकस दूरी। तो ये समतल प्लेट जैसा व्यवहार करेगा। ठीक है, ठीक है, ये मैंने क्षमता जोड़ दी थी, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, किसी गतिमान कण से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? तो तरंग दैर्घ्य होती है लैम्डा बराबर होती है h/mv। तो mv संवेग भी होता है। तो द्रव्यमान, वेग और संवेग तीनों पर डिपेंड कर रही है। द्रव्यमान, वेग, संवेग आवेश पर नहीं कर रही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अब है सेक्शन बी और प्रथम क्वेश्चन है कि एकल झिर्री के विवर्तन प्रारूप में निम्नलिखितों की स्थिति का सूत्र लिखिए। बहुत आसान होता है, ई साइन थीटा बराबर एम लैम्डा। ये विवर्तन वाले चैप्टर से है, तो ये हो गया ई साइन थीटा बराबर, प्लस माइनस लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, एम लैम्डा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है किसी नाभिक का स्थायित्व मुख्यतः किस कारक पर निर्भर करता है? तो मुख्यतः जो निर्भर करता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अनुपात पर डिपेंड करता है। ये आप लिख सकते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के अनुपात पर डिपेंड करता है। इसके अलावा न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा पर भी निर्भर करता है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पर। तो आप कोई सा भी एक लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है कि नाभिक का स्थायित्व मुख्यतः प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के अनुपात पर निर्भर करता है, या इसके अलावा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पर भी निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव विकिरण परमाणु के किस भाग से उत्सर्जित होते हैं? तो नाभिक से होंगे। कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, केवल लिख देंगे नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। देखिए मैंने विस्तार से आपको पढ़ाए थे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं पढ़ाया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि हम केवल कुछ चीज़ें ही देखते हैं, ज़्यादा डीप पढ़ना नहीं चाहते हैं आज के समय में। थोड़ा थोड़ा पढ़कर पास होने के प्रयास रहता है, तो इसके कारण हम पेपर में क्वेश्चन हमें हार्ड लगते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष। तो देखिए ये भी मैंने आपको बताया था, बहुत आसानी से बता सकते थे कि नाभिक का अधिकांश भाग खोखला होता है, यहीं से पता चला था, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक की त्रिज्या यहाँ से पता चली थी हमें। ठीक है, और ये भी जो नाभिक की निकटतम दूरी थी वो भी यहीं से पता चली थी। तो आसान क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते थे, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, किसी सेल का विद्युत वाहक बल। तो एकांक आवेश को सेल सहित एक पूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कह रहा था। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, एक नंबर के क्वेश्चन बहुत ही आसान दिए हुए हैं। सेकंड है यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदन कर रही हो तो इसका निहितार्थ क्या होगा? तो जिस बिंदु पर ये दोनों रेखा प्रतिच्छेद करेंगी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दो होंगी, ये है इसका निहितार्थ, है ना। तो ये भी लिख सकते हैं, जो कि संभव है। आगे ये भी आप बढ़ा देंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं थोड़े से बड़े क्वेश्चन। विस्थापन धारा क्या होती है? विस्थापन धारा चालन धारा से किस प्रकार भिन्न होती है? तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण जो उत्पन्न धारा होती है वो होती है विस्थापन धारा। अब इसने पूछा है कि किस प्रकार भिन्न है चालन धारा से। तो जो चालन धारा होती है वो किसी चालक में आवेश प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है, और जो विस्थापन धारा है वो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है। तो ये आपको 2 लाइन लिखनी थी 2 नंबर के लिए, ये भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद देखिए एक बेलन लिया है, अचालक बेलन, समरूप विद्युत क्षेत्र ई के पूर्ण भीतर रखा है। तो बेलन की अक्ष जो है विद्युत क्षेत्र के समांतर है। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर ये बेलन रखा हुआ है ऐसे, ये होगी बेलन की मुख्य अक्ष, ये इसके समांतर हो गई। तो अब जो डी ए वैक्टर है वो बाहर की ओर लंबवत हो जाएगा, है ना। ये ई हो गया, ये डी ए हो गया, दोनों के बीच एंगल कितना बना? 90 डिग्री। अब उसने कहा बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो फाई बराबर ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर होता है, हम जानते हैं। तो कितना हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, या कॉस 90 भी लिख सकते हैं। कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी तो गुजरने वाला फ्लक्स होता 0। तो ये आप कर सकते थे। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला था, सोचने वाला था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, और देखिए आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को 12,800 किलोमीटर व्यास का गोलीय चालक मानकर उसकी धारिता ज्ञात करनी थी। बहुत आसान क्वेश्चन, इसका तो आंसर भी रटवाया था, 711 माइक्रोफेरेड होता है, यही आपको निकालना था, है ना। तो बताया था मैंने जब वैद्युत धारिता वाला चैप्टर पढ़ाया था। तो 12,800 किलोमीटर व्यास का गोला है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6400 किलोमीटर। 6400 मतलब 6.4 गुणा 10 की पावर 6, यही होती है ना, 6.4 गुणा 10 की पावर 6 होगी। इसके बाद धारिता का हमारे पास फॉर्मूला है, गोली चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? सी बराबर 4πε0 इंटू आर। ये हो गया, आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, 6.4 गुणा 10 की पावर प्लस के 6 बटे 9 गुणा 10 की पावर 9। अब इसके बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 0.711 डिवाइड करने पर 10 की घात -3 हो गया, 9 में 6 गए तो या 711, 10 की पावर -6 कर दीजिए, या 711 माइक्रोफेरेड कर दीजिए। तो आंसर, तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी आसान था। तो कोई भी क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता नहीं कि हार्ड क्वेश्चन आया था यहाँ पर। तो देखिए आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नाभिक की त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या में संबंध का सूत्र लिखिए और दर्शाइए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए जो सूत्र होता है त्रिज्या और इसका, ये होता है आर बराबर R0 a की पावर 1/3। तो नाभिक वाले चैप्टर से है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये होता है सूत्र, नाभिक की त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या में संबंध है ये। उसके बाद पूछा गया कि नाभिक का द्रव्यमान
जो है नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो जो नाभिक की घनत्व का फॉर्मूला होता है रो बराबर होता है 3m/4πr0 की क्यू। r0 यहाँ पर आनुभाविक नियतांक है, इसका मान 1.4 फर्मी मीटर होता है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ कहीं भी ए नहीं आया है घनत्व वाले फॉर्मूले में, तो यहाँ आप लिख सकते थे कि जो नाभिक का घनत्व होता है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसे आप चाहें तो निकाल के भी दिखा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। पहले नाभिक की त्रिज्या निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे 4 पाई आयतन निकाल लीजिए नाभिक का, फिर नाभिक का घनत्व निकालेंगे तो द्रव्यमान बटे आयतन कर दीजिए, तो ये आप निकाल सकते थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे का क्या सेक्शन डी में है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन का समीकरण लिखना है। तो देखिए समीकरण इस बार निकालने के लिए नहीं आया है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था इस चैप्टर से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। तो MCQ से में भी आया हुआ क्वेश्चन है उसमें, जो दे ब्रोगली तरंग धैर्य का संबंध आया था। 3 नंबर का आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। तो आइंस्टीन का समीकरण आप लिख सकते थे, क्या होता है E बराबर E+W, ये होता ना कार्यफलन गतिज ऊर्जा और ये फोटोन की ऊर्जा। उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, धातु का कार्यफलन दिया हुआ है यहाँ पर, भाई कार्यफलन दे रखा है W बराबर 4.2 EB, ये दिया ना। उसके बाद इस पर 2000 एंगस्ट्रॉम की प्रकाश की किरणों का मतलब जो लैम्डा दे रखी है वो 2000 होगी एंगस्ट्रॉम में। फिर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की निरोधी विभव ज्ञात करना, तो जो गतिज ऊर्जा आएगी निकल के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वही निरोधी विभव होगा, ये मैंने बताया था। तो ई के बराबर क्या हो जाएगा, ई के बराबर hc/λ माइनस W। अब W की वैल्यू दे रखी है EB में, तो यहाँ जो वैल्यू दे आएगी निकल के उसे आप निकाल लेंगे। तो कितना आएगा hc/λ, तो 6.6 10⁻−34, सी की वैल्यू 3 × 10⁸, लैम्डा की वैल्यू 2 × 10⁻7 आ गई इतनी वैल्यू। अब इन्हें सही कर लीजिए, तो 19.8 हो जाएगा अपॉन 2 और मल्टीप्लाई कितनी होगी -19 बची। इसे कितना लिख सकते हैं 9 और कितना 2 9 18 और फिर 9 2 9 18, तो 9.9 × 10⁻−19 आई है। ई की वैल्यु आई है hc/λ की, है ना। इसे बदल लीजिए EB में, तो कितनी हो गई, तो 9.9 में 1.6 का भाग 10⁻−19 से -19 कट ही जाएगा, 16 × 96 कितना बचा 3। ठीक है, 0.3 बचा, तो ना जाने की जीरो लगा देंगे, कितने बार जाएगा फिर 6.2 मान लीजिए, इतनी बार चला जाएगा। 6.2 में से 4.2 घटा दीजिए, तो कितना बचा 2, तो 2 वोल्ट ही आ जाएगा इसकी वैल्यू। भाई मैंने वैल्यू बताई आपको कि ई के बराबर E-W, यही समीकरण है ना। तो इसकी वैल्यू आई 6.2, W की वैल्यू है 4.2, तो इनकी वैल्यू आई 2, तो 2 EB ऊर्जा आई, यही विभव होगा। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गतिज ऊर्जा है वही होती है निरोधी विभव। ठीक है, देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर परमाणु मॉडल के अभिग्रहितों को लिखिए। देखिए मैंने आपको ये तीनों चीज़ें बताई थी कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है वो सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता है, केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग h/2π या उसका पूर्णगुणज होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके तीनों अभिग्रहित मैंने लिखवाए थे विस्तार से। और देखिए बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ये पूछा गया हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की प्रथम रेखाओं की ऊर्जा स्तर आरेख द्वारा दर्शाइए। तो ये चित्र बनाना था, चित्र बहुत आसान था इसका, ये चित्र बनाना था। ये बामर श्रेणी दिखा देते, तो ऊपर से 3 लाइन ले लेते, यहाँ तक लानी थी ये, तो ये बताया था मैंने, ये समझाया भी है आपको विस्तार से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए परिपथ में वोल्ट मीटर और अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है। तो क्या परिपथ अनुनाद की अवस्था में है, तो परिपथ में अनुनाद कब होता है, जब XL बराबर हो XC के। तो क्या XL XC के बराबर है, हाँ दोनों बराबर हैं, XL भी 4 ओम है, XC भी 4 ओम है, इसका मतलब ये अनुनाद की अवस्था में है परिपथ। जब परिपथ अनुनाद की अवस्था में है तो Z बराबर हो जाएगा R, यही हो जाएगा ना। तो अब क्या निकालना है हमें, तो V से हम पहले V0 निकाल लेंगे और ओमेगा निकाल लेंगे, फिर क्या निकालना है हमें, फिर निकालना है अमीटर का पाठ्यांक। तो I बराबर V/R कर देंगे, सीधा सीधा R की वैल्यू में दे रखी है, तो V बराबर IR कर देंगे। जो VRMS की वैल्यू होगी वही वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा, क्योंकि परिपथ अनुनाद की अवस्था में है। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, आपका कर सकते हैं, मैंने समझाया भी है आपको जो प्रत्यावर्ती धारा के न्यूमेरिकल बताए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने में कृत कार्य का सूत्र प्राप्त कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, W बराबर MB cos θ1 - cos θ2 वाली डेरिवेशन है ये डेरिवेशन इसमें करनी थी। ठीक है, उसके बाद चुंबकीय द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, तो 2MB आ जाता है यहाँ पर। भाई cos θ की वैल्यू θ1 0 रख दीजिए, θ2 180 कर दीजिए, तो cos 0 की वैल्यू 1, उसकी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो ये 2MB आ जाता निकल के। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती है जिनमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र आपस में तथा
तरंग संचरण की दिशा के लंबे दोलन करते हैं। केवल इतना ही लिखना था। इन तरंगों के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें समीकरण वो पूछी गई हैं, तो समीकरण बहुत आसान है। ई बराबर E0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ये था, और बी बराबर B0 साइन सेम वही लिखना था। ठीक है, ये दोनों इसकी इक्वेशन थी। देखिए ये है पीएन संधि हास्य क्षेत्र। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है पीएन संधि में हास्य क्षेत्र क्या होता है, तो वह भाग होता है जहाँ मुक्त आवेश भाग बहुत कम होते हैं। बस ये थोड़ा सा अलग से आया, लिख कर बदल दिया गया है। बायसिंग का मतलब वही होता है उत्क्रम अभिनत और अग्र अभिनत जो हमने पढ़ा था। अब इंग्लिश का ही शब्द उसने हिंदी में ही लिख दिया है, अभिनत नहीं लिखा है। तो दो प्रकार की बायसिंग होती है, अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत की, है ना। तो अब थोड़ा सा हो गया है कि उसने इंग्लिश का ही शब्द लिख दिया केवल। अगर हमें पता होता कि बेस का ही मतलब अभिनत होता है तो हम आसानी से कर लेते। अब दो कंडीशन होगी, अग्र बायस होगा कि जब पी साइड को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं तो वो कहलाता है अग्र अभिनत, एन साइड को ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हास्य क्षेत्र पतला हो जाता है, कम हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है, अधिक चार्ज कैरियर जंक्शन पर आर पार कर देते हैं और धारा आसानी से बहती है। तो ये होता है जब वो अग्र बायस होता है ना। वो होगा उत्क्रम बायस। अब देखिए अब है उत्क्रम अभिनत यानी कि प्रतिलोम बायस। पी साइड को ऋण से जोड़ते हैं, एन साइड को धन से जोड़ते हैं, प्रभाव भाषी क्षेत्र चौड़ा हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा, धारा लगभग शून्य हो जाएगी। तो ये होता है। बस इसमें देखिए कन्फ्यूजन कहाँ हुआ होगा, आपने इसकी हिंदी नहीं पढ़ी है, सॉरी हिंदी नहीं दिया है उसने, इंग्लिश को ही हिंदी में लिख दिया, बायसिंग लिख दिया है। बस ये थोड़ा सा गड़बड़ है। बाकी तो वो मैंने आपको बताया था कि अग्र अभिनत उत्क्रम अभिनत पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी केवल 4 चीज़ पढ़ने की थी, उसमें से 2 आई हैं। देखिए इसी के साथ क्वेश्चन आगे जोड़ा गया है अर्धतरंग दिष्टकारी का। ठीक है ना। देखिए उसके बाद आया है क्वेश्चन, ये दे ब्रोगली तरंग धैर्य का ही है, तो इसे भी आप आसानी से कर सकते थे। दे ब्रोगली तरंग धैर्य की डेरिवेशन आई है 3 नंबर में। किसी कण के लिए कण और प्रकृति को एक साथ प्रक्षित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और नगण्य कार्यफलन वाले इसके लिए हमें लिखना था, दे ब्रोगली तरंग धैर्य की डेरिवेशन करनी थी। तो लैम्डा बराबर H/P तक आप सिद्ध कर सकते थे। उसके बाद है किरचॉफ के दोनों नियम, मैंने आपको पढ़ाए बहुत विस्तार से। संधि का नियम भी है और वोल्टा का नियम भी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आया है इस बार। देखिए पिछली बार परावर्ती दूरदर्शी आया था, इस बार अपवर्ती दूरदर्शी आया है। ठीक है, तो इसमें कोई थोड़ा बहुत कर सकते थे आप आसानी से। अपवर्ती दूरदर्शी कौन सा होगा जिसमें दोनों लेंस लगे होंगे, तो जो दूरदर्शी है वही करना था। इसमें भी कन्फ्यूज नहीं होना था, जो खगोलीय दूरदर्शी है वही करना था इसमें। और इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र वही है, m बराबर -kF0/FE, जो अंतिम पृथ्वी में अनंत पर बने। देखिए उसके बाद क्वेश्चन आया है प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, तो ये भी आपको पढ़ाया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल लंबाई के चालक के सिरों पर V विभवांतर है, चालक का व्यास D है, चालक में वैद्युत क्षेत्र उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा। तो देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए, E बराबर होता है V/D या V/L कर लीजिए, यहाँ D व्यास दिया हुआ है, और प्रतिरोध होता है R बराबर ρL/A। ठीक है, ये होता है। अब उसने क्या कहा है कि V आधा कर दिया जाए। अगर V आधा कर देंगे तो जो वैद्युत क्षेत्र है वो भी आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ V आधा कर देंगे विभवांतर तो R बराबर V/I होता है। तो V आधा करने पर सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती है, तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। सेकंड कंडीशन, लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, तो लंबाई 2 गुनी करने पर प्रतिरोध, देखिए यहाँ से इस फॉर्मूले से R बराबर ρL/A, तो प्रतिरोध दुगना हो जाएगा। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फिर आधी हो जाएगी, क्योंकि L यहाँ दुगनी हुई 2L, तो ये फिर आधी हो जाएगी। D दूना कर दिया जाए तो व्यास पर निर्भर नहीं कर रहा है वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र निर्भर नहीं कर रहा है, लेकिन प्रतिरोध तो निर्भर करता है। जब यहाँ होगा तो A होता है πr², है ना। व्यास दोगुना हुआ, त्रिज्या दोगुनी हुई, है ना, तो उसका वर्ग कर देंगे तो प्रतिरोध हो जाएगा 1/4, 1/4 रह जाएगा। ठीक है, तो ये लिखना था आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं आगे। देखिए छठा क्वेश्चन है, 2 आवेशित चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि का सूत्र ज्ञात करना था। तो ऊर्जा हानि का सूत्र जो होता है 1/2 C1 + C2, और ये V1 - V2 का होल स्क्वायर, ये वाली डेरिवेशन थी। तो ये वाली डेरिवेशन आपको इसमें करनी थी। परावैद्युत पदार्थ में देखिए ध्रुवण पूछा गया है। फिर दूसरी बात पूछी गई है, देखिए वैद्युत ध्रुवण मैंने आपको बताया था कि परावैद्युत पदार्थ में धनावेश और ऋणावेश के बीच परस्पर आपेक्षिक विस्थापन होने की घटना ध्रुवण कहलाती है। उसके बाद ये दिया हुआ है क्वेश्चन, वायु संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रखने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव होगा। तो परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद 2 संधारित्र की धारिताओं की श्रेणी क्रम में धारिता इतनी है, समांतर में इतनी है, पृथक धारिता ज्ञात करनी है। तो 2 इक्वेशन इसमें आपको बनानी थी और दोनों कर सकते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए 7वें क्वेश्चन में तो वही आया जो बताया था मैंने। देखिए परावर्तन छोड़ा था तो अपवर्तन इसमें आ गया है। इसके अलावा देखिए व्यतिकरण वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल आया है। मैंने कहा था कन्फर्मेशन में एक न्यूमेरिकल तो आना ही आना है, तो उस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आया है। ठीक है,
उसके बाद ये बायोसेवर्ट के नियम से आया है, अनंत लंबाई के धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबक क्षेत्र का सूत्र करना था, बी बराबर म्यू 0.25 इंटू आई अपॉन आर निकालना था आपको इसमें। अगर इसे नहीं कर पाते तो आप इसे लिख सकते थे कि स्वप्रेरण अनिर्णय प्रेरण विभेद कीजिए। तो स्वप्रेरण में एक कुंडली होती है, निर्णय प्रेरण में 2 कुंडली होती है। फिर प्राथमिक कुंडली में धारा बह रखी है और ये न्यूमेरिकल करना था अनिर्णय प्रेरण गुणांक वाले से। आसान न्यूमेरिकल था। देखिए पेपर हार्ड नहीं आया है, बेशक आप चाहे कुछ भी कहें इस मैटर में। देखिए पीएन संधि डायोड वाले चैप्टर से ये भी क्वेश्चन है। ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अचालक और अर्धचालक में अंतर समझाइए। तो मैंने आपको विस्तार से समझाया था, जो संधि डायोड वाला चैप्टर था उसमें सबसे पहले यही क्वेश्चन आपको समझाया था कि एनर्जी गैप के आधार पर आपको ये लिखना था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर का, और आप इसे कर सकते थे अगर आपने पढ़ा होगा तो। और उसके बाद देखिए प्रतिचुंबक अनुचुंबक लोह चुंबक पदार्थ की परिभाषा आई है। तो ये भी क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं आया है। तो पेपर बस ये है कि जो रेगुलरिटी में डेरिवेशन थी वो डेरिवेशन नहीं दी गई है पेपर में, लेकिन जो पेपर है वो इतना हार्ड नहीं है। अगर आपने थोड़ी भी तैयारी की होगी तो आप आसानी से उसमें नंबर ले आएंगे। तो मैंने जितने भी चैप्टर बनाए थे पेपर वहीं से आया है। 1-2 क्वेश्चन तो इधर उधर हो ही जाते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।